सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सादा और आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ में फिर आपके सामने हाजिर हैं। दरअसल साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। 22 से 24 अगस्त के बीच ये होगा और इसमें पीएम मोदी वहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम जो देश इसमें शामिल हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं हमारे खास मेहमान अमिताभ त्रिपाठी जी से, जिनको हमने विशेष आग्रह पर बुलाया है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर जो तह तक जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को पहुंचा सका। अमिताभ सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे समय निकाला। नमस्कार। अमिताभ सर, शुरुआत करें कि ब्रिक्स की क्या अहमियत है, मैं कहूँ, क्योंकि अभी हम और चीज़ों बाद में बात करेंगे कि ब्रिक्स की इस समय क्या अहमियत है और भारत को इससे क्या कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि एक लंबा अरसा भी हो गया है चलते हुए इसको। तो इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये बाकी जो दौर की अब तक मीटिंग्स हुई हैं या सम्मेलन हुए हैं उससे कैसे अलग है? देखिए, ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स सम्मेलन पर आज की जो भूमिका है उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा संक्षेप में दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ब्रिक्स क्या है। 2008 में पहली बार ब्रिक ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से सामने आया था। बिल्कुल। ब्रिक जो है शब्द आया था, वो जो देश हैं 4 देश, उनका जो इनिशियल नाम है उससे बना था। ब्राज़ील, रसिया, आई मतलब इंडिया और सी मतलब चाइना। 2008 में इन 4 जो लार्जर इकॉनमीज, एमर्जिंग इकॉनमीज हैं, इनके ब्लॉक बनाने की बात आई थी। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका आया तो ये ब्रिक्स हो गया। तो जो आरंभिक दौर में इसका जो स्वरूप, जो इसकी परिकल्पना सामने आई थी वो 21वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी कि 2000 जब शुरू हुआ था तब ये बात सामने आई कि जो पिछली शताब्दी थी वो पूरी तरीके से पश्चिम से डोमिनेटेड थी, यानी कि पश्चिमी देशों के द्वारा, वो चाहे उनकी आर्थिक समृद्धि की विषय का रहा हो, चाहे उनका सैन्य पावर रहा हो, या हर दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, हर तरीके से वो पिछली शताब्दी जो है पश्चिमी सभ्यता की शताब्दी थी। बिल्कुल। लेकिन जब 21वीं शताब्दी का आरंभ हुआ तो ये विषय सामने आया कि जो नए दौर में कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं नई उभर कर सामने आ रही हैं और कुछ देश ऐसे सामने आ रहे हैं जो तेज़ी से आर्थिक पटल पर उभर कर सामने आ रहे हैं। उसमें से ब्राज़ील, रसिया, भारत और चीन का नाम आया। बाद में साउथ अफ्रीका आया। फिर ये आया कि इन लोगों का एक ब्लॉक बनना चाहिए और एक सम्मेलन होना चाहिए ताकि ये लोग आपस में जो इनका व्यापार है और इनकी जो आर्थिक क्रियाकलाप है और आर्थिक लेन देन है उसके लिए एक सहजता के साथ एक ऐसा कोई मंच हो, फोरम हो, जहां पर ये आपस में आर्थिक रूप से अधिक निकट आ सकें। तो इस संदर्भ में इस बात को देखते हुए इसका आरंभ हुआ था। आज का जो आपने संदर्भ लिया कि अब वर्तमान संदर्भ में इस ब्रिक्स की क्या उपयोगिता यह है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि इस बार चाइना इस फोरम का उपयोग एक जियोपॉलिटिकल तरीके से दबाव के प्रेशर ग्रुप के रूप में करना चाह रहा है और वो इसे एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक के रूप में डेवलप करना चाह रहा है। बिल्कुल। अभी कल ही इस सम्मेलन का आरंभ होने से पहले चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उन्होंने कहीं बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि G7 के मुकाबले इसको एक मंच और फोरम के रूप में इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो उनका ये बयान जो है बड़ा एग्रेसिव बयान है। इससे ऐसा लग रहा है कि इसमें इस बार 2 दिन में जो बैठक होगी सम्मेलन की, उसमें इसी विषय पर जोर दिया जाएगा कि इसका आगे का भविष्य क्या स्वरूप तय होने वाला है। बिल्कुल। और मैं इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि पीएम मोदी का जिस तरह से हम दुनिया में उनका एक तरीके से चर्चा देख रहे हैं, उनकी लोकप्रियता देख रहे हैं, उनका जो है विश्व गुरु के तौर पर देश को जिस तरह से लेकर आगे बढ़े और साथ में उनकी जिस तरह से प्रसिद्धि बढ़ी है, लोकप्रियता बढ़ी है और एक विश्व के नेता के तौर पर वो उभरे हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी की इसमें क्या भूमिका होने वाली है? क्योंकि उनके ऊपर न सिर्फ भारत की बल्कि इस समय पूरी दुनिया की नज़रें मेरे ख्याल से तो लगी हुई है। अमिताभ सर, बहुत सही बात कही आपने। और विशेष रूप से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, बिल्कुल, उस पूरे परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी की भूमिका पूरी दुनिया में उभर कर सामने आई है। हालांकि कोविड के दौर में भी उनको पूरी दुनिया ने एक विश्व के नेता के रूप में स्वीकार किया। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी का उपहास करते हैं और विदेश नीति वगैरह के मामले में भी। लेकिन बहुत से छोटे छोटे ऐसे देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्षों का बयान अगर आप पढ़ें तो उसको समझ में आता है पढ़ने से
कि नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय में जो सहायता पहुंचाई उसका कितना लाभ उन देशों को, छोटे छोटे देशों को हुआ। क्योंकि कई देश, अब वो विषय हम करेंगे तो ज़्यादा विषयांतर हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में मैं बताऊंगा कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना हो उन लोगों को या और भी तरीके की जो सुविधाएं देनी हो। जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में इतने सालों से हम चल रहे थे और पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड थी और अचानक एक ऐसा दौर आया कि पूरी दुनिया एक दूसरे से रुक गई, थम गई और कोई भी किसी के साथ संपर्क में नहीं था। ऐसे में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर सभी छोटे छोटे देशों को, चाहे वो साउथ अमेरिका के देश हों जिसको वेस्ट इंडीज कहा जाता है, चाहे अफ्रीका के छोटे छोटे देश हों, इन लोगों को जिस तरीके से मदद पहुंचाई वो बहुत भाव विभोर रहते हैं और उनको लगता है कि वो नहीं होते अगर तो उनके साथ क्या होता। तो वो दौर था। उसके बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA, उसके लोगों ने भी माना है इस बात को कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही रूस और यूक्रेन के बीच में परमाणु युद्ध नहीं हुआ। क्योंकि उनका ये मानना है, उनका असेसमेंट है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की और पुतिन जी की जो केमिस्ट्री है और उसके चलते नरेंद्र मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को जो समझाया कि युद्ध का दौर नहीं है और परमाणु युद्ध की दिशा में अगर हम जाएंगे तो दुनिया पता नहीं किस दिशा में जाएगी, उनका ये मानना है कि उसका असर हुआ उनके ऊपर और इसीलिए पुतिन ने लगभग ये सोच लिया था कि किसी ने टैक्टिकल तरीके से कोई ना कोई युद्ध थोड़ा बहुत परमाणु का प्रयोग करते, लेकिन वो रुक गए। तो नरेंद्र मोदी जी का जो कद है केवल बढ़ा ही नहीं है, बहुत सब्सटेंशियल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कि वो एक असर डाल रहे हैं पूरी दुनिया की राजनीति पर और दुनिया की। तो अब उस विषय पे आते हैं कि इस संदर्भ में ब्रिक्स का आज का वर्तमान जो सम्मेलन है उसमें मोदी जी की भूमिका सबसे बड़ी ये होने वाली है कि चीन चाहता है कि ब्रिक्स को वो पूरी तरीके से अपने एजेंडे पर ले जाकर और उसके बाद उसको कहीं ना कहीं रास्ता भटकाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमने शुरू में बात की कि ये एक अर्थव्यवस्था, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के देश के रूप में, एक ब्लॉक के रूप में सामने आने की बात थी इसकी, और अर्थव्यवस्था के लिए ही इसको ले जा रहे थे आगे। अब वो इसको एक स्ट्रेटजिक और जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी सामने ले जाना चाह रहा है और कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के मुकाबले एक नया ब्लॉक खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और उसको एक्सपेंशन करना चाहता है, नहीं विस्तार देना चाह रहा है। उसमें बहुत से ऐसे देशों को शामिल करवाना चाहता है जो कि रूस और चीन का जो एक्सिस बन रहा है उसके साथ हैं। तो वो पश्चिमी देश इस विषय को, इस सम्मेलन को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और मुझे लगता है सभी की निगाहें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर होंगी कि वो इसमें संतुलन कैसे स्थापित करते हैं। बिल्कुल। और एक आपने महत्वपूर्ण बात जोड़ी कि बहुत सारे देशों की और भी शामिल करने की बात हो रही है। अगर इसमें देश और शामिल होते हैं तो इससे क्या असर होगा और क्या भारत इसके जो फैसला है चाइना के का जो कि और देशों को भी शामिल करना चाहिए, क्या भारत इस फैसले के साथ में होगा? क्योंकि अगर और देश भी शामिल होंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि ब्रिक्स का जो एक मकसद है या जो उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य है उसमें कहीं ना कहीं भटकाव आ जाएगा? बिल्कुल सही, बहुत सही सवाल पूछा आपने। सही बात यही है कि इस बार जो चुनौती है वो यही है कि चाइना ये चाहता है कि करीब 20 देश जो है एप्लीकेंट्स हैं वो चाहते हैं कि और नए आएँ। तो किसी भी ब्लॉक में शामिल होने से तो किसी को आप नहीं रोक सकते, लेकिन भारत का ये आग्रह है कि जिस उद्देश्य से इस ब्रिक्स की स्थापना की गई थी हम उस उद्देश्य से न भटकें और जो भी सदस्य इसमें शामिल हो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उसकी एक योग्यता, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और हम ये बता सकें कि आखिर हम किसी को शामिल कर रहे हैं तो हम क्यों शामिल कर रहे हैं और वो आगे किस दिशा में हमारे इस पूरे विषय को, विमर्श को, उसको इंटरेक्शन को ले जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक चुनौतीपूर्ण बात होगी। अगले 2 दिनों में शायद इसी विषय पर ज़्यादा चर्चा होगी क्योंकि चीन पूरी तरीके से चाहता है, क्योंकि चीन की जो घरेलू परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसके चलते शी जिनपिंग अपने देश के लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देश दुनिया के एक नेता के रूप में उभर रहे हैं और एक ऐसे नेता जो G7 यानी अमेरिका को वो चुनौती दे रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ऐसे जो G7 के देश हैं उनको चुनौती देने वाले देश के रूप में और चुनौती देने वाले नेता के रूप में अपने को चीन की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उस चीन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का असर ब्रिक्स सम्मेलन पे ना पड़े और ब्रिक्स जो है अपने जो आर्थिक विषयों को लेकर आगे चलने का जो इसका मकसद था उसी को लेकर आगे चले और किसी टकराव का माध्यम ना बने कि क्योंकि भारत के संबंध पश्चिमी देशों के साथ भी उतने ही अच्छे हैं जितने रूस के साथ हैं।
ईरान के साथ भी अब इसमें जो नया एक्सपेंशन या विस्तार होने की बात आ रही है उसमें ईरान को लेने की बात हो रही है। तो भारत के इजराइल से भी उतने ही संबंध जितने अच्छे हैं जितने ईरान से हैं। तो भारत किसी के साथ झुक नहीं सकता और किसी के साथ संबंध खराब नहीं कर सकता। तो ये संतुलन नरेंद्र मोदी जी कैसे स्थापित करेंगे, उनके सामने चुनौती रहने वाली है। यानी कि ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू रहेगा देखने का। खैर आखिर में अगर मैं प्रोग्राम के बात करूं कि 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है अमिताभ सर, बाकी के 14 जो अब तक हो चुके हैं सम्मेलन, उनसे कितना अलग है और इससे क्या कुछ मिलने वाला है? अगर मैं भारत के नज़रिए से बात करूं, आपको क्या लगता है कि इस 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भारत के हाथ में या भारत को इस सम्मेलन से क्या कुछ मिल सकता है? और क्या भारत जो लगातार इस नज़र से देख रहा है कि जो पीएम मोदी हैं, जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है, साख उनकी मजबूत हुई है, क्या उनका प्रभाव भी इस पूरे के पूरे सम्मेलन पर आपको जो है एक तरीके नज़र आएगा? मुझे लग रहा है कि अभी तक का जो जितने भी सम्मेलन हुए उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित होगा ये सम्मेलन जी। और 2 दिन के बाद मुझे लगता है कि इसमें नरेंद्र मोदी जी एक नई ऊर्जा और क्षमता के साथ निखर कर सामने आएंगे, क्योंकि जो विषय हैं ब्रिक्स के सामने केवल यही नहीं है कि उसका विस्तार होना है और वो किस दिशा में जाएगा। चीन, रूस और ईरान मिलकर एक एक्सिस बनाकर ये ब्लॉक को इस रूप में न प्रस्तुत करें कि ये पश्चिम के खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल। इसके अलावा और भी देश के दुनिया के सामने बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे अर्थव्यवस्था की चुनौती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते जो फूड सप्लाई चेन बाधित हो रहा है, उसके लिए भी कैसे रास्ता निकालते हैं। तो मिलेट्स वगैरह को जिस तरीके से उन्होंने प्रोत्साहित किया है और दुनिया को क्लाइमेट चेंज का विषय है, उसके चलते फूड सिक्योरिटी का विषय है। बहुत से ऐसे विषय हैं कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक, जो कि दुनिया को दिशा देने वाले हैं। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जब बोलेंगे ब्रिक्स में, तो पूरी दुनिया के लोग बड़े ध्यान से उसको सुनेंगे और सम्मेलन में जो भी रेजोल्यूशंस आएंगे उस पर नरेंद्र मोदी जी की पूरी छाप दिखेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन के समाप्त होने के बाद मोदी जी का एक नया स्टेचर विश्व के पटल पर निखर कर आए। बहुत शुक्रिया अमिताभ सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा और बड़े बारीक तरीके से पॉइंट बिंदुओं के साथ साथ में हमारे साथ आगे बढ़ाया। हर पॉइंट पे आपने बात की और ब्रिक्स को लेकर जिस तरह का उत्साह नज़र आ रहा है हमारे देश में, खासकर क्योंकि पीएम मोदी जिस तरह की लोकप्रियता के साथ में इस समय ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि अब विश्व पटल पर अगर बात करें तो पीएम मोदी एक बड़े विश्व जो के नेता हैं उस तरह से उभर कर सामने आए हैं। अब उनका कितना प्रभाव इस सम्मेलन में नज़र आएगा और भारत को क्या कुछ इससे प्राप्त होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमिताभ सर ने जाते जाते एक बात ज़रूर कही कि वो एक बहुत जो उनका कद है वो उससे भी और बड़े नेता बनकर उभरेंगे। तो बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश के जो पीएम हैं वो बाकी बुलंदियों पर पहुँचे, क्योंकि अगर वो बुलंदियों पर होते हैं तो देश भी बुलंदियों पर होता है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें, आप लगातार सीधा साधा को जो है सब्सक्राइब करते रहें, प्रोग्राम शेयर करते रहें, लाइक ज़रूर करते रहें और हमें ऐसे ही उत्साह देते रहें, क्योंकि हम अहम विषयों पर, अहम मुद्दों पर आपके सामने प्रोग्राम लेकर आते हैं। अमिताभ सर, आपको बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, क्योंकि आपने बहुत कीमती वक्त हम लोगों को दिया है। ब्रिक्स जैसा कॉम्प्लिकेटेड मामला हमारे सामने आपने इतने आसान तरीके से रखा। आपका धन्यवाद और आप सब दर्शकों को धन्यवाद। आप ऐसे जुड़े रहें। नमस्कार।